खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से। आप इस वक्त प्रोग्राम देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जेके, और आज का सलाम जेके लेकर मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर, और मेरे साथ नई दिल्ली स्टेडियम में मौजूद है आसिफ रशीद। खुशामदीद, मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। प्रोग्राम सलाम जेके में आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। सामी नाज़रीन, इस नशरियात को टीवी पर आप देख रहे हैं तो फटाफट से हमारी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर जरूर आइएगा। साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हर पल हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपना फीडबैक इन्हीं राब्ता साइटों के जरिए से हम तक पहुंचाइएगा कि किस तरीके से आप गुलिस्तान न्यूज की हर एक नशरियात को देखते हैं, और स्पेशली इस मॉर्निंग शो को जिसे आप बेपनाह मोहब्बत दे रहे हैं, इसे और मकबूलियत की मंजिलों तक पहुंचाइएगा अपना फीडबैक देकर और हमारी राब्ता साइटों को सब्सक्राइब कर। नाज़रीन, आज की अहम तरीन नशरियात में जहां जम्मू कश्मीर से हम खबरों की शुरुआत जरूर करेंगे तो दिल्ली तक आपको ले आएंगे। दिल्ली के बाद बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर क्या कुछ चल रहा है, खबरों के बाजार में कौन सी बड़ी खबर है, उससे आपको बाखबर जरूर कराने की कोशिश करेंगे। कुछ तज्जिया करेंगे, तो कुछ तबसरा करेंगे और कुछ बात आपकी भी हुकूमत तक पहुंचाएंगे, क्योंकि 3 पड़ावों पर इस प्रोग्राम को लेकर आएंगे। और 9:45 का वक्त होगा, हमारी फोन लाइंस खुलेंगी, ऑटोमेटिकली आप कॉल करेंगे और आज कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करवा सके। लेकिन सस्बे वादा प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से, चूंकि आज 8 तारीख है और 8 सितंबर तारीख के पन्ने क्या कुछ हमें पढ़ा चुके हैं, याद दिलाएंगे आसिफ रशीद। चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से। आज का दिन क्यों अहम है, 8 तारीख है सितंबर की, और आज के दिन क्या कुछ हुआ है, माजी में कुछ अहम वाकयात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में, वो आपके सामने रखते हैं। 1320 में आज ही के दिन अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 8 तारीख को गाजी मुल्क ने दिल्ली के सुल्तान के तौर पर आज के दिन जिम्मेदारी संभाली, यानी इक्तदार में आए। 1982 में जम्मू कश्मीर के दूसरे वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिनका श्रीनगर में इंतकाल हुआ 8 तारीख साल 1982 को, उन्हें भी आज पार्टी लीडरान की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। 1960 में साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के शौहर फिरोज गांधी का भी इंतकाल हुआ, उनकी खिदमत को भी आज याद किया जा रहा है। 1962 में आज ही के दिन चीनी अफवाज ने हिंदुस्तान की मशरकी सरहदों में दरअंदाजी की। यह पहली मरतबा ऐसा था जब भारत और चीन की अफवाज आमने सामने आई, और इसके बाद जंग भी भारत और चीन के दरमियान हुई। वजह सिर्फ यही दरअंदाजी थी जो 8 सितंबर 1962 को हुई थी। 1991 में पाकिस्तान ने आज के दिन बॉटिक रियासतों की सोवियत यूनियन से आज़ादी तस्लीम करने का बाकायदा ऐलान किया। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 8 तारीख 1991 को यहां पेशरफ्त हुई। साल 1967 में आज के दिन युगांडा में कदीम कबायली निजाम का खात्मा हुआ और रिपब्लिकन हुकूमत कायम की गई। दुनिया भर के अंदर रिपब्लिकन हुकूमत या निजाम का आगाज 8 सितंबर 1967 से हुआ था। 1943 में दूसरी जंग अजीम में इतालवी अफवाज ने, यानी इटालियन फोर्सेज ने आज के दिन इत्तेहादी अफवाज के सामने हथियार डाल दिया, और इस तरीके से दूसरी जंग अजीम में आहिस्ता आहिस्ता जंग के खात्मे का ऐलान करते हुए इटली सबसे पहले पीछे हटा 8 सितंबर 1943 को। और आज से ठीक 102 बरस कबल अमेरिका में 1920 में हवाई डाक खिदमत का आगाज हुआ। राबतों को बहाल करने की कोशिश जो बिलाखिर रंग लाई 8 सितंबर 1920 को यहाँ पेशरफ्त हुई। यह आज के दिन सबसे बड़े वाकयात या इंसिडेंट्स कह लीजिए जिनको याद करना जरूरी, चूंकि एक लंबी फहरिस्त रहती है हमेशा की तरह, लेकिन चंद एक वाकयात तय फॉर्मेट और वक्त के हिसाब से आप तक पहुंचाते हैं। अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर लिए चलेंगे, जहां पर एक बार फिर खबर है कि ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। बिल्कुल जी, एक अहम खबर से आपको बाखबर करवाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर थोड़ी देर पहले ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के बयान के मुताबिक ये झटके जो हैं वो 3.5 रेक्टर पैमाने पर मापे गए हैं। और इससे जो इलाके दहल उठे हैं उनमें कटरा का इलाका है, जम्मू के कुछ इलाके हैं, कश्मीर प्रोविंस के कुछ इलाके हैं, डोडा भद्रवाह जो हमारा पीर पंचाल का एरिया है, वहां पर भी इस तरीके के हल्के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ये जो शिद्दत थी ये 3.5 रेक्टर पैमाने पर मापी गई है, और सुबह 7:52 पर ये झटके महसूस किए गए हैं। यानी अब से थोड़ी देर पहले 7:52 पर तकरीबन 8 बजे के आसपास जो है 8 बजे तक ये झटके जो है वो महसूस किए गए हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। और इसकी जमीनी सतह जो बताई जा रही है 10 किलोमीटर जेर जमीन इसका असर जो है वो रहा है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक कश्मीर के कुछ बालाई इलाकों के अंदर
जम्मू के कुछ इलाकों के अंदर बशमूल डोडा का भदरवा और किश्तवाड़ और उसके साथ साथ कटरा के कुछ इलाकों के अंदर ये जलजले के झटके जो है वह महसूस किए गए हैं। ताहम अभी तक इन झटकों से क्या कोई माली या जानी नुकसान हुआ है, कोई इस तरीके की इत्तला नहीं है। ताहम ज़राया लगातार ये बता रहे हैं कि मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर, चाहे वो जम्मू के डिप्टी कमिश्नर्स हों जहां पर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, डोडा किश्तवाड़ और दीगर इलाकों के अंदर भी डिपार्टमेंट ने अपने सिस्टम को अलर्ट कर दिया कि पता करें कि किसी तरीके का कोई नुकसान तो नहीं हुआ। फिलहाल नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के बयान के मुताबिक 7:52 का वक्त था जब 3.5 रेक्टर पैमाने पर मापा गया भूकंप का झटका और इससे जम्मू कश्मीर और पीर पंचाल के कुछ इलाके दहल उठे। हल्के झटके महसूस किए गए। ताहम अभी तक किसी माली या जानी नुकसान की कोई इत्तला वहां से मासूल नहीं हुई है। दोनों सूबों के अंदर यानी थोड़ा बहुत जो है वो जलजले के झटके महसूस हुए हैं। एक तो डोडा और किश्तवाड़ एक तरफ चिनाब वैली का हिस्सा है, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पीर पंचाल से भी इतलात हैं कि जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले आप देखेंगे तो 20 दिनों के दौरान लगभग 13 से 14 मरतबा जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। कहीं से कोई इस तरह की इतला नहीं कि नुकसान जानी या माली तौर पर हुआ हो, मगर ये जरूर है पिछले दिनों हमने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कि कैसे इस वक्त जो माहिर अर्जियात हैं वो इस सारी सूरत हाल को समझते हैं और उनने पहले ही इस तरह के खदशात का इजहार किया था कि आने वाले दिनों में मजीद इन झटकों से गुजरना पड़ सकता है। जो माहौलियाती तब्दीली है कहीं ना कहीं वो इन जल्जलों के पीछे इस वक्त सबब बन रही है और यही वजह है कि आज के वक्त में एक बार फिर से यानी सिर्फ 3-4 दिन बीच में से गुजरे हैं, जल्जले के झटके दोबारा से महसूस किए गए हैं। किसी भी इलाके के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 20 दिनों के दौरान आप देखेंगे तो 13 से 14 मरतबा कटरा रियासी से होते हुए डोडा और किश्तवाड़ तक सबसे ज्यादा लोग असरअंदाज हुए हैं। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन खौफ और दहशत का माहौल इन इलाकों के अंदर ज्यादा देखा गया और तकरीबन कटरा से 60 किलोमीटर की दूरी पर जहां पहली बार एपिक सेंटर की भी इतलात मिली थी और उसके बाद 2 मरतबा जल्जले के झटके यहां महसूस किए गए। 20 दिनों में 14 से 15 मरतबा इस तरह के जो है वो झटके महसूस किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की भी करते हैं और बड़ी बातें कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कही गई हैं, वो आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बात नौजवानों की हुई है, कारीगरों की हुई है, उन तमाम लोगों की जो उस पेशे से जुड़े हैं वादी कश्मीर के अंदर, जो एक तवील मुद्दत से कसीर आबादी सिर्फ और सिर्फ इस कामकाज पर इन्हिसार करती है। दरअसल कल श्रीनगर में एक अहम प्रोग्राम था, मुसलसल आपको तस्वीर भी वहां से दिखा रहे थे हम, और ये प्रोग्राम था डाउनटाउन के इलाके में और स्पोर्ट्स से मुतल्लिक ये सबसे बड़ी तकरीब थी। कई अहम शख्सियात इस तकरीब का हिस्सा थी, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खिताब में 2 बड़ी बातें कही, वो आप तक पहुंचाएंगे। एक तो ये कि इस इलाके में जो कारीगर हैं, तांबे का काम करने वाले लोग हैं, बाकी जितने भी एक तवील मुद्दत से या कसीर आबादी जो इसी काम पर इन्हिसार करती है, पेशावर खिदमात उनकी रही हैं, जम्मू कश्मीर को सकाफत के दायरे में भी बहुत हद तक नाम देने वाले, काम देने वाले वो तमाम लोग, उनके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुछ बड़ी बातें कही। और दूसरा ये कि नौजवानों के लिए जो पिछले दिनों कहा गया था कि स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत नौकरियां देने का ऐलान होगा, उसके मुताबिक कल जब डॉक्टर रक्षांद राबी की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के नोटिस में चीजें लाई हैं कि जो नौजवान खेलों में जाएंगे उनकी रिजर्वेशन का मामला या फिर गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्टें भी क्रिएट की जानी चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से, तो उस पर भी एक यकीन दहानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से कराई गई है और आने वाले दिनों के अंदर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि न सिर्फ गेजेटेड बल्कि वो तमाम जो बल्कि न सिर्फ नॉन गेजेटेड बल्कि गेजेटेड ऐसे ऑफिसर्स भी हैं, अगर खेल के शोबे में उनकी बेहतरीन खिदमात हैं, कहीं पर भी उन्होंने मुल्क या रियासत की जाकर नुमाइंदगी की है, तो उन लोगों को भी इस दायरे में लेकर बड़ा जी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा इलाही बाग इंडोर स्टेडियम का कल बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह हुआ है और कल बराह रास्त मुखातिब थे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नौजवानों से, और यह भी कहा जा रहा है कि डाउनटाउन के इस इलाके के अंदर ये 75 साल यानी 75 बरसों के में पहला मौका होगा जब हेड ऑफ द स्टेट इस तरीके से सीधे डाउनटाउन गए हो और वहाँ पर डायरेक्ट इंटरेक्शन उन्होंने नौजवानों के साथ किया है। यानी नौजवानों में खेल को अपना खेल की और अपना रुझान बढ़ाने की, और कल जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तलकीन की वहीं पर यह भी कहा गया कि
मकामी लोगों की तरफ से कहा गया कि 75 बरसों में पहली बार इस तरीके से कोई गवर्नर नीचे आया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर डाउन टू द स्ट्रीट्स आकर नौजवानों से मुलाकात के लिए आया है। लगभग आज इस तरीके की खबरें जो हैं वो सारे अखबारों के अंदर भी शाया हुए। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्या कुछ कह चुके हैं, बड़ी 2-3 बातें इंपॉर्टेंट, जरा एक बार इसको सुन लीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इस पर भी कुछ चीजें जो है वो खुलकर सामने आ सकती है, पॉलिसी से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक। अभियान हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की जो योजना है रोजगार गारंटी की, पहले फेज में 1000 नौजवान बच्चों को भी आने वाले 3 महीने में हम चयनित करेंगे। यहाँ के जो लोग तांबे का काम करते हैं, पेपर मेसी का काम करते हैं, साल का काम करते हैं, उनके लिए खादी विलेज इंडस्ट्री की तरफ से यहाँ क्लस्टर भी हम लोगों ने स्वीकृत किया है। आने वाले दिनों में उस काम को भी हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। अभी डॉक्टर दर्शनानंद राबी जी कह रही थी कि नौकरी का इंतजाम बहन जी कर दिया गया है। जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसमें केवल नॉन गजटेड नहीं, गजटेड ऑफिसर्स भी जो स्पोर्ट्स के हमारे चैंपियन होंगे उन्हें जल्द ही नौकरी देने का काम हम करेंगे। हमने सुनिश्चित किया है कि पहले यहाँ के खिलाड़ियों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था वो समस्या अब हमारी नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के सामने न आए। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, एक ज़माना था जब शहर खास को कश्मीर की धड़कन कहा जाता था। हमें संकल्प शक्ति के साथ उस प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना है। देश में चहुमुखी हो रहे बदलाव और जम्मू कश्मीर की तरक्की से परेशान कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके अमन और मोहब्बत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। जम्मू कश्मीर के हमारे बहुत से नौजवानों को भी राह से भटकाने की कोशिश की गई। चंद लोगों ने अपने निजी स्वार्थ की खातिर हमारे नौजवान बच्चों को गुमराह करके उन्हें दूसरे रास्ते पर धकेल दिया। आप लोग कभी गौर करिएगा, चिंतन करिएगा, जिन्होंने हमारे बच्चों को गुमराह किया उनका पूरा खानदान विदेश के बड़े शहरों में पड़ रहा है, आराम की जिंदगी जी रहा है। लोगों के घरों में आग लगाकर तमाशा देखने वाले ऐसे लोगों को चलिए जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कल डाउनटाउन श्रीनगर के अंदर थे। कुछ बातें अहम थी जो आपकी नज़र हमने की, क्योंकि खेल के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात अब जेल खाना जात की भी करते हैं। और वजारत दाखिला की तरफ से जो गुज़श्ता दिनों हमने आपको बताया कि दाखिला वजीर ने कहा था कि जेल मैनुअल पर सख्ती के साथ अमल पैरा हो जाए और कैदियों के साथ भी उसी तरीके का मामला जो है वो निपटाना चाहिए। अब जो खबर सामने आ रही है वो तकरीबन ये खबर सामने आ रही है ज़राया से हमारे पास के 150 के करीब पाकिस्तानी बशमूल कश्मीरी मिलिटेंट जो है, जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जेलों के अंदर कैद थे, उन्हें बैरूनी रियासत मुंतकिल कर दिया गया है। 150 के करीब ये सारे हैं। और मरकज की तरफ से लगातार ये साफ कर दिया गया है कि रेडिकलाइजेशन जो हो रही है, यानी जो इंतहा पसंदी परवान चढ़ रही है जेलों के अंदर, उसको रोकने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए इस तरीके के इक़दाम उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वजह है कि प्रिजनर्स रिफॉर्म के तहत ये सारा कुछ किया जाएगा और अंदर किसी भी तरीके का कोई नेटवर्क ना चले। अब ये नेटवर्क की जब हम बात करते हैं उसको आप जम्मू कश्मीर के जाविये से ना देखिएगा, पूरे मुल्क के अंदर जेलों से किस तरीके से नेटवर्क चलाए जाते हैं, गिरोह कैसे चलाए जाते हैं और दीगर मामला कैसे चलते हैं, वो कई बार टेलीविजन चैनल्स पर दिखाए गए हैं। अब पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी जेल खाना जात के अंदर सुधार और मजीद निगरानी बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। और यही वजह है कि इस मरहले के तहत 150 पाकिस्तानी बशमूल कश्मीरी मिलिटेंटों को फिलहाल जम्मू कश्मीर के जेलों से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। जिन 150 डेटिन्यूज को, जिनमें पाकिस्तानी और कश्मीरी शामिल है, जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन से बाहर की जेलों में भेज दिया गया है। तो कहाँ भेज दिया? उत्तर प्रदेश भेज दिया गया, पास वाली रियासत हरियाणा में भेज दिया गया और दिल्ली यूनियन टेरिटरी के जेलों के अंदर उन्हें कैद रखा जाएगा। मरकजी होम मिनिस्ट्री की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें सभी रियासतों और यूनियन टेरिटरी से कहा गया था बशमूल जम्मू कश्मीर के लिए कि वो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी क्या कला कमा करने के लिए और जेलों के अंदर मुकम्मल तौर पर नज़र रखने के लिए इस तरीके के इक़दाम उठाएं। और जेल के अंदर नेटवर्क जो बन रहा है, यानी जो पुराने कैदी है, नए कैदी है, वो अंदर मिलते हैं, बातचीत करते हैं और नेक्सस चलाते हैं, उस नेक्सस को तोड़ने के लिए पूरी नज़र रखी जाए और कैदियों को लगातार इस तरीके से शिफ्ट किया जाए। जेल अथॉरिटीज़ जो उधमपुर, उत्तर प्रदेश,
दिल्ली और हरियाणा के अंदर है, उन्हें यह साफ कर दिया गया कि वो सेग्रीगेट करें जी, अलग अलग करें पाकिस्तानी और कश्मीरी मिलिटेंट्स को, और जो लोग वहां पीएसए के तहत बंद है एक दूसरे के साथ वो मिल ना पाए, यानी ना पाकिस्तानी मिलिटेंट कश्मीरी मिलिटेंट के साथ मिले, और जो पीएसए के तहत छोटे बड़े जुर्मों के अंदर जम्मू कश्मीर के लोग बंद है वो आपस में मुलाकात ना कर पाए। इस तरीके का बंदोबस्त किया जाए। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा जेल हुकाम के लिए यह खुसूसी हिदायतनामा भी जारी कर दिया गया है। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर भी सेग्रीगेशन ऑफ मिलिटेंट्स यानी अलहदा कैटेगरी के तहत लोगों को बंद रखा जाएगा, और वहां पर भी किसी तरीके का कोई एक्सेस मोबाइल कम्युनिकेशन का ना हो। इस हवाले से माकूल और मुनासिब इक़दाम जो है वो जेल हुकाम की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लगातार पिछले कई हफ्तों से आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जेलों से मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद दाखिला वजारत ने इस बात का फैसला लिया था कि बड़े पैमाने पर जेल मैनुअल और जेल खानाजात के अंदर जो कुछ चल रहा है उस पर तब्दीली लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वजह कि दाखिला वजीर ने जेल को इंटरनल सिक्योरिटी के साथ जोड़ते हुए कहा था कि ये वो हसास इदारा है, जो लोग यहाँ बंद है वो मुल्क के लिए खतरा होते हैं, लेकिन उनका बंद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए वो अंदर से कोई भी हलचल ना करे। इसलिए जेल हुकाम पर भी लाजिमन ये ज़रूरी है कि वो अपने आँख, नाक और कान खुले रखे और हर एक मुश्तबह चीज़ पर और मुश्तबह आदमी पर गहराई के साथ छानबीन करने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई भी करें। तो यही बात है कि जनाब MHA के इस ऑर्डर के बाद अब जम्मू कश्मीर से तकरीबन पहले पड़ाव पर 150 और आने वाले दिनों में मजीद 300 के करीब कैदियों को बैरूनी रियासत मुंतकिल किया जाएगा, जो पिछले कई सालों से जम्मू या श्रीनगर सेंट्रल जेल के अंदर कैद थे। अब उन्हें वहां बाहर तब्दील किया जाएगा ताकि नेक्सस टूट सके। ये एक अहम खबर जो वजारत दाखिला के ऑर्डर के बाद सामने आई है। चलिए बात जरा कैदियों की हो रही है, तो आपको जरा कौमी तहकीकाती एजेंसी की भी एक खबर बताते चले, क्योंकि कौमी तहकीकाती एजेंसी ने कल 8 मुश्तबह JEM मिलिटेंटों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दिया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने बाज़ाब्ता तौर पर 8 जैश-ए-मोहम्मद ऑपरेटिव्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है, और ये चार्जशीट जो है वो कौमी तहकीकाती एजेंसी के स्पेशल कोर्ट के अंदर पेश कर दिया गया, और इन सब का ताल्लुक जिला पुलवामा से बताया जा रहा है। चार्जशीट जो फाइल किया गया है जी, याद रखिएगा, इससे पहले एक FIR मार्च 11 को पुलवामा पुलिस स्टेशन में हुई थी, और उसके बाद उसे दोबारा से रजिस्टर किया गया था जी NIA की तरफ से 8 अप्रैल को, और इन दोनों FIRों की छानबीन के दौरान NIA ने कई लोगों की गिरफ्तारियां की थी, और उन गिरफ्तार शुदगान में से बाज़ाब्ता तौर पर कुछ लोगों के चार्जशीट कल NIA स्पेशल कोर्ट के अंदर जो है वो दे दी गई है। नसीर मलिक इलियास मौलवी, इसका नाम जो है वो सामने आया है, जो फर्द जुर्म जो चार्जशीट जो है वो दाखिल किया गया है। इम्तियाज राथर, रईस अहमद शेख, इलियास जुगपीर, जावर रशीद गनाई, सुहेल अहमद खान, इलियास साहिल, साजिद अहमद शेर गोजरी, इनायत गुलजार भट्ट और जहांगीर अहमद डार, ये सभी साउथ कश्मीर पुलवामा के रहने वाले हैं, और इनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर जैश-ए-मोहम्मद मिलिटेंटों के साथ बैठकर कॉन्स्पिरेसी बनाने और हमलों की तैयारियों में उनकी मदद करने में इनका इल्ज़ाम लगाया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई मजीद चीज़ें भी कही गई हैं कि UAPA कानून के तहत किस तरीके से कार्रवाई की, कुछ लोग अभी भी बाहर हैं, तो ये सारी चार्जशीट जो है वो कोर्ट के अंदर आ गई है। अब देखना होगा कि कोर्ट जब इस पर जरा शुरू होगी, NIA कितना सॉलिड एविडेंस पेश करेगी और कितना वो वहाँ पर सजा दिला पाएगी, इस पर सबकी नज़र जो है वो रहेगी। पुलवामा केस को लेकर NIA की कार्रवाई ये रात की थी, लेकिन एक और अहम पेशरफ्त भी हुई है। जब हम NIA की बात करें तो एक और चीज आप याद रखिएगा, आपको याद होगा कि सन 2017 था, माह रमजान का महीना था, और DSP की लिंचिंग हुई थी जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर, और उसके बाद काफी हंगामा भी देखने को मिला था। DSP मोहम्मद अयूब पंडित 22 जून 2017 का महीना, 2017 साल था, शब कदर थी और जामिया मस्जिद के बाहर हंगामा हुआ। उस हंगामे के बीच DSP मोहम्मद अयूब पंडित को कुछ नामालूम लोगों ने मारा, जिसके बाद उसकी मौत हुई। उसके फौरन बाद पुलिस हरकत में आई, FIR दर्ज हुई, और इस मामले में भी NIA ने अपनी कार्रवाई की, 17 लोगों को गिरफ्तार किया। 2018 के आसपास ये कार्रवाई चली, और 2022 आते आते NIA कोर्ट ने 17 लोगों की बेल को ग्रांट कर दिया, यानी 17 लोगों पर जो बेल थी उसको मंजूर कर दिया है। 81 सफ़ात पर मुश्तमिल ऑर्डर के अंदर कई अहम चीजें बताई गई है। 20 लोग टोटल एक्यूज थे, 17 लोगों की बेल जो है
वो अप्रूव हो गई है। FIR नंबर 51/2017 था ये, और मुकदमा 302 का था, 148, 392, 341 रणबीर पैनल कोड और 13 UAPA एक्ट के तहत ये FIR दर्ज हुई थी। NIA ने बाज़ाब्ता तौर पर 17 लोगों के खिलाफ लिंचिंग के मामले में FIR दर्ज करने के बाद पूरा मामला रखा था और ये कहा था कि 2017 में जामिया मस्जिद के बाहर DSP अयूब पंडित पर किस तरीके से हमला किया गया और मंसूबा क्या था, बड़ी डिटेल्स उन्होंने रखी। ताहम कोर्ट ने शर्तिया बेल जो है वो कल लोगों को दे दी है। जिन लोगों को बेल मिली है उनमें दाऊद फयाज जरगर, आदिल शिराज मिसगर, ये गनाई मोहल्ला नौहटा श्रीनगर के हैं, दानिश रहमान मीर रतपोरा ईदगाह श्रीनगर के रहने वाले हैं, समीर अहमद खान करफली मोहल्ला, मुसव्विर अहमद भट्ट वांगनपोरा ईदगाह के हैं, मुबस्सिर नज़ीर भट्ट ये सफाकदल के हैं, खालिद रसूल ये मलिक साहब गौजवारा के हैं, जावेद हुसैन खान नौहटा के हैं, सीरतुल हसन ये मीर मोहल्ला मलारटा के हैं, बिलाल अहमद लोन सैदापुरा ईदगाह के हैं। और इस तरीके से ये सारे लोग जो हैं इन्हें कल कंडीशनल बेल मिली है और बेल के दौरान वो जो यूनियन टेरिटरी का जुरिस्डिक्शन है इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। 2 लाख रुपया मुचलका उन्हें देना होगा, बेल बॉन्ड देना होगा, तब जाकर वो रिलीज होंगे और अगर वो ये नहीं दे पाते हैं तो वो जुडिशल रिमांड में कंटिन्यू रहेंगे, जुडिशल कस्टडी में रहेंगे। तो कुल मिलाकर एक जगह पर चार्जशीट हुआ और दूसरी जगह पर चार्जशीट के बाद 2017 के बाद अब 2022 आते आते तकरीबन 17 लोगों को जो मुलविस थे अयूब पंडित की लिंचिंग के मामले में उन्हें जमानतें मिली हैं। कोर्ट ने कल बाज़ाब्ता तौर पर 81 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तवील ऑर्डर दे दिया है और हर एक चीज़ पर खुले से बहस की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा करते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक जहां दहशतगर्दी मुख्तलिफ कार्रवाइयां चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी सतह पर भी भारत की कोशिशें मुसलसल हैं कि वो तमाम लोग जिनने भारत मुखालिफ सरगर्मियां अंजाम दी हैं उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाए। और इस बीच भारत और फ्रांस ने अब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का मुश्तरका तौर पर रुख करने का फैसला कर लिया है, जहां पर 2 पाकिस्तानियों को आलमी दहशतगर्द करार दिए जाने की मांग एक तवील मुद्दत से चल रही थी। आपको याद होगा कि 2 बड़े नाम मुजाहिद भाई और अली काशिफ जान का नाम उस फहरिस्त में था जब वजारत दाखिला की तरफ से पिछले महीने 2-3 बड़ी बातें कही गई थी उस फैसले में कि ये दोनों जो है अलग अलग हुक्मनामे जारी हुए थे जिसमें कहा गया था कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट जिसके तहत इनको दहशतगर्द करार दिया गया था। ये दोनों लोग जिन पर जब पाकिस्तान के साथ सरकार के मुताबिक मामलात उठाए गए तो कहा गया कि ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन भारत का मुतालबा रहा कि इन दोनों ने सरहद पार बैठकर मुल्क या भारत मुखालिफ काम किया है। और 2019 में जो हमला हुआ था उसमें इन दोनों का नाम है, इन दोनों का नाम उस फहरिस्त में भी जोड़ा गया था और अब इन दोनों का नाम जो है वो फ्रांस और भारत मुश्तरका तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में न सिर्फ ले जाना चाह रहे हैं बल्कि तैयारी कर ली गई है और आइंदा हफ्ते इसमें अहम पेशरफ्त का भी इम्कान है जहां से हतमी फैसला हो सकता है। और इन सब के बीच में जब मौजूदा जो वज़ीर ख़ारजा हैं फ्रांस के, वो कोलंबिया दौरे से कबल ही इस पर यह पेशरफ्त कर रहे हैं कि वो भारत के साथ भी राब्ते में हैं और तफसीलात के मुताबिक 2019 में इन दोनों लोगों के जब नाम पुलवामा में 14 फरवरी को हुए हमले में सामने आए थे तो उसके बाद से ही इन लोगों को लेकर भारत सरकार का एक वाज़े मौक़िफ़ रहा है। ताहम पाकिस्तान में इनके होने का अभी तक जो है कोई इससे मुसलसल इनकार करता रहा, लेकिन अब आलमी सतह पर इनको दहशतगर्द करार दिया जाएगा या नहीं, ये बात भारत और फ्रांस मिलकर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूएनएससी की 1267 कमेटी के तहत सैंक्शन कमेटी के सामने ये रख दिया भारत और फ्रांस। ये कब हुआ है? इसमें एक चीज बड़ी दिलचस्प है, फ्रांस के वजीर खारजा का दौरा भारत मुतवक्का है और अगले हफ्ते बुधवार को वो आ रहे हैं और बुधवार को आने से पहले यानी नेक्स्ट वीक वेंसडे को वो दिल्ली के अंदर होंगे, डॉक्टर जयशंकर से वो मुलाकात करेंगे। उससे पहले दोनों मुल्कों ने बइत्तिफाक राय 2 लोगों के खिलाफ सैंक्शन लगाने की बात कही है और उन्हें आलमी दहशतगर्द करार देने के लिए जो रेजोल्यूशन है वो मूव कर दिया है यूएनएससी के अंदर। ये माना जाए कि फ्रांस और भारत की मुश्तरका जो बाहमी कोशिशें और एकॉर्ड्स हुए हैं उसी का ये नतीजा है कि आलमी सतह पर भी दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो अब कार्रवाई करने के लिए बात चल रही है। जी
ये तो बात थी जनाब कुछ कार्रवाइयों की, चाहे वो एनआईए की हो, चाहे वो कोर्ट की हो, या फिर जेल्स के अंदर क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक होगा जी, ब्रेक के फौरन बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि SRO 43 में कुछ तब्दीलियां हुई हैं। ये तब्दीलियां क्या है, क्यों सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से मजीद 120 स्कूल कहाँ पर खोले जा रहे हैं। करप्शन के खिलाफ जंग में क्या कुछ ACB का मानना है, और गुलाम नबी आज़ाद का आज का दौरा, यानी आज से जो दौरा दूसरा पड़ाव शुरू हो रहा है, उसके क्या माने हैं, और किस तरीके से ये जो लंबा दौरा है इसको पॉलिटिकली कैसे देखा, जरा बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं तो बैक टू बैक की सारी खबरें आपके सामने रखेंगे।